कि गंगाराम शब्द से हम पहले बहुत डरते थे, और कम से कम बचपन में बहुत डरता था। हमारे पिताजी जब हम पढ़ाई लिखाई में किसी कोताही बरतते थे तो एक डंडे की तरफ हाथ इशारा करते, गंगाराम लेके आ रहा हूँ। और उसी डर के कारण से गंगा विष्णु जी ने मुझे फ़ोन किया कि आपको आना है, तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि वो डर तो पहले से बैठा हुआ था मन में। सभी प्रेमी प्रधानाध्यापक बंधुओं, आज का विषय जिस पर हम आज कुछ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। आप सभी जो वर्ग में पधारे हैं, शिक्षा क्षेत्र की विशेष योग्यता लेकर के इस कार्य में दक्ष हैं। वह योग्यता बीएड की हो सकती है, एमएड की हो सकती है, एमए एजुकेशन में हो सकती है, और इन सभी के पाठ्यक्रमों में शिक्षा मनोविज्ञान विषय आपके संपर्क में आया है, अथवा ये कहूँ कि आप उस विषय के संपर्क में आए हैं। और जब शिक्षा मनोविज्ञान आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पास कर चुके हैं, तो उसमें भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान जैसा कोई संबोध आपके ध्यान में आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मनोविज्ञान एक पूरा अपने आप में विषय है, जिसे विज्ञान और कला दोनों का विषय माना जाता है। समूचे विश्व में इसकी विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए लोग हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, जो मानव के मस्तिष्क और मन पर शोध करते हैं, परिणाम देते हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के साथ भारतीय विशेषण लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक प्रश्न है। और दूसरा, ये मनोविज्ञान विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ। जब हम मनोविज्ञान विषय को प्रारंभ देखते हैं तो आप सबको अपने पाठ्यक्रम में बताया होगा, एक बहुत ही संसार में प्रसिद्ध नाम है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड महोदय। आप सबने उनका नाम सुना है, उनके बारे में पढ़ा है। दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा पेस्टोलॉजी सर, वो भी मनोविज्ञान के ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर नई नई अवधारणाएं दी। उन अवधारणाओं को पुष्ट करते हुए अथवा उनको चुनौती देने के लिए सारे विश्व के मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। कॉलसेनिक, जो ईसा से 5 सदी पूर्व उन्होंने यूनानी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वो भी मनोवैज्ञानिक हैं। उनके आधार पर मनोविज्ञान का अनुसंधान होता है। मनोवैज्ञानिक पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। B.F. स्कीनर, जो प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और उन्होंने स्कीनर अरस्तु के शिष्य थे और उन्होंने मनोविज्ञान को प्रारंभ किया, ऐसा माना जाता है। तो इन सबको अगर हम देखें तो ये क्या भारतीय मनोविज्ञान इन सब, और वर्तमान में भारत के जो अनेकों श्रेष्ठ वो जिसे कहें कि मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, अनुसंधान कराते हैं, पेस्टोन जी ले लो, अपने राजस्थान की CN माथुर ले लो, राजस्थान के ही मैडम राठौड़ ले लो, अनेकों नाम मेरे संपर्क में है, जानता हूँ, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। उनका काम पूरे विश्व में कहीं कहीं कोट किया जाता है। पर उनसे जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ये भारतीय मनोविज्ञान शब्द कैसे आता है। मनोविज्ञान तो फ्रायड से शुरू होता है, पेस्टोलॉजी से शुरू होता है।
और जब मनोविज्ञान वहाँ से शुरू होता है तो क्या भारत में मन की बात नहीं की गई? और मन की बात करने के पहले जब भारत और कहीं पर भी हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, यह भी जानना आवश्यक हो जाता है। मनोविज्ञान मनुष्य के मन का अध्ययन, वह वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है, उसके मन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इस भौतिक जगत में जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन में उसको क्या प्रभावित कर रहे हैं, वे कारक उसके परिवेश के हो सकते हैं, उसके कैरियर के हो सकते हैं, उसके चिंतन के हो सकते हैं, कभी आर्थिक हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं। और जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा के साथ मनोविज्ञान का क्या संबंध है, पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा के बारे में तो आप सब ने शायद मुझसे ज़्यादा परिभाषाएं पढ़ रखी है, अनेक परिभाषाएं। कुछ एक मैं आपको कोट करना चाहूँगा। विभिन्न परिभाषाओं में जिन परिभाषाओं ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वह थी गांधी जी द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास शिक्षा है। शरीर का, मस्तिष्क और आत्मा का विकास। इसमें एक शब्द में शरीर मस्तिष्क हम जानते हैं, पर आत्मा पर जोर दे रहा हूँ। एक शिक्षा की परिभाषा जॉन डेवी ने दी, योग्यताओं का विकास जिस पर वातावरण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। एक शिक्षा की परिभाषा हम सभी जानते हैं, एक अपने आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद ने दी। उन्होंने कहा एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ पोटेंशियल ऑलरेडी विद इन अ पर्सन। जो कुछ भी क्षमताएं एक व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित हैं उसका प्रगटीकरण शिक्षा है। तो अंतर्निहित का मतलब कहाँ है? ये शब्द वापस अपने को सोचना चाहिए। एक शिक्षा की परिभाषा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वो एल्बर्ट आइंस्टीन की दी हुई है। आइंस्टीन महोदय कहते हैं, विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं एजुकेशन इज वॉट विच रिमेन्स व्हेन वन हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग ही हैज़ लर्नड इन द स्कूल्स। विद्यालयों में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो भूलने के बाद जो बचता है वो शिक्षा है। तो फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, याद रखते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तो उसका शिक्षा जो मूल संबोध है उससे कोई बहुत अधिक अर्थ नहीं रखता। इन सब पे जब हम विचार करें तो बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के पूरे निर्माण में काम आता है, और वह उसके जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति जो सीखता रहता है और उसका उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का अध्ययन, उसके कारकों का अध्ययन और उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए कि श्रेष्ठ परिणाम आए, वांछित परिणाम आए, वह शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। अब इसमें विषय उठता है भारतीय शब्द की कहाँ आवश्यकता, ये भारतीय शब्द की प्रासंगिकता कहाँ है? क्या भारतीय मनोविज्ञान किसी अन्य क्षेत्र के मनोविज्ञान से इतर है, अलग है? तो मूलतः देखा जाए तो यदि तत्व के रूप में, संबोध के रूप में देखा जाए तो अलग नहीं है, क्योंकि जब हम भारतीय संबोध को, भारतीय विशेषण को काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर भारत में तो कभी भी किसी भी काल में भारत की सीमाओं में रहने वाले व्यक्तियों के उन्नयन उत्थान के बारे में ही सोचा गया हो, ऐसा नहीं। चिंतन भारतीय है पर यह एप्लीकेबल
समूचे विश्व पर है और विश्व के शेष क्षेत्र में और भारत में भी इस विषय पर जो चिंतन हुआ है वो भारतीय चिति, भारतीय नीति के अनुसार, भारतीय विचार के अनुसार, भारतीय मनीषा के अनुसार, भारतीय संबोधों के अनुसार न हो पाया, उसमें कुछ न्यूनता रह गई। इसलिए इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है, इस पर एक नई सोच की आवश्यकता है, उस नई सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। और विद्या भारती इस विषय को लेकर के प्रयत्न कर रही है। हम विद्या भारती के सभी कार्यकर्ता ये तो नहीं कहते हैं और कहना भी उचित नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही फाइनल है, पर एक दिशा है, इस दिशा में सोचना आवश्यक है। क्योंकि ये भारत में जब मनोविज्ञान की अध्ययन की बात आती है तो हमारे यहाँ पर 1915 के अंदर कलकत्ता में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी। तो क्या 1915 के पहले भारत में, भारत के ऋषियों ने, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि के बारे में चिंतन किया, एक वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन दी जिनको कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल जिसे कहें कि सूचनाएं दी और विधियां दी, तो 1915 के पहले जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी उसके पहले का क्या हमें कुछ बोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस रूप में दी, ये भी हमारे देश ने की आवश्यकता है। कुछ दिनों पहले मुझे पढ़ने में आया कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई संगोष्ठी आयोजित की गई, विद्वान आमंत्रित किए गए, पर जो कुछ भी वर्तमान में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कहा, सुना, पढ़ा, समझा जा रहा है, उसको संस्कृत में अनुवाद करके वहाँ चर्चा की गई। हमारे संस्कृत के आर्ष ग्रंथों से कुछ संबोधों को निकाल करके उस पर चर्चा की गई हो, ऐसा ध्यान में नहीं आता। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह शिक्षा मनोविज्ञान, यह विषय न केवल शिक्षा का है, यह दर्शन का भी है, फिलॉसफी का भी है। दर्शन और शिक्षा दोनों के साथ हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार हम शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इसका अध्ययन ज़्यादा आवश्यक है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अध्ययन आज भी हम करते हैं, यानी हमारा विषय वस्तु क्या हो, अध्ययन की सामग्री क्या हो, अध्यापन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, वातावरण कैसा हो, व्यवस्थाएं क्या रखें, ये सब हम वर्तमान संबोधों में भी करते हैं। पर जब हम भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के सामने रख करके उस पर चिंतन करके इन पर विचार करेंगे तो इसमें एक प्रभावी उन्नयन लाने की क्षमता है, संभावना है और वो आवश्यकता भी है। अब इसके लिए मनोविज्ञान में एक शब्द आता है, पूरे इसमें विज्ञान तो हम जानते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज साइंस, लॉजिकल, वेरीफाइबल, रिपीटेबल, रिलायबल, इस प्रकार की जब हम अध्ययन करेंगे तो विज्ञान है, कल्पना नहीं है वो। पर मनोविज्ञान मन क्या है, मन के बारे में हम किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं मन को? ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या कहता है? हमें किसी भी बार निर्णय करने के लिए हमारे बड़े जिनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं, वे जो हमें सही मार्ग बतलाते हैं, वे सब कहते हैं कि कोई बात हो तो विचार करके करें, अच्छी तरह विचारें, सारे तथ्यों को सामने रख करके विचारें, लॉजिकली विचारें, फैक्ट के साथ विचारें। ये मस्तिष्क का काम है।
और इस मस्तिष्क को काम में लेकर के कई लोग ऐसी ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जो उनका मन उनको करने के लिए नहीं कहता। हम सभी जानते हैं हमारा मन कई तरह की कल्पनाएं करता है, कई तरह की इच्छाएं करता है, और वह जिसे कहें कि मस्तिष्क के अनुसार चलता है तो कई बार मन की बात नहीं होती है। और मन की बात की जब बात आती है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी अभी मुझे बात करते हुए ध्यान में आया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना था। दो कैंडिडेट थे, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी किसी एक प्रत्याशी को सपोर्ट कर रही थी, उनकी पार्टी के शेष सभी सदस्य किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने पार्टी में एक संदेश दिया, अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर आप वोट दें, और उनके कैंडिडेट थे वीवी गिरी, वो जीते। विवाद हुआ बाद में, सही गलत क्या था ये अलग विषय है, पर एक मन और अंतरात्मा जो विषय वहाँ उठा उसने भारत के इतिहास को बदला। यह मन क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। मन मनुष्य के अंदर के बंधन और मुक्ति का साधन है। बंधन का कारण भी मन है तो मुक्ति का कारण भी मन है। और इस मन के बारे में कहा गया है, ये बहुत चंचल है, यह बहुत जिद्दी भी है। इस चंचल मन की गति इतनी है, यदि हम आज यहाँ बैठ करके एक कल्पना करें अपने मन के अंदर, मुझे अभी एक कल्पना हो आई। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की गति 1,86,000 किलोमीटर प्रति मिनट है। ऐसे ब्रह्मांड में कई तारे हैं जिनकी प्रकाश की किरण वहां से निकलकर पृथ्वी पर आज तक नहीं आई है। पर ये स्टेटमेंट देते देते मेरा मन तो उस तारे तक पहुंच गया। ऐसा तारा है जिसकी किरण यहाँ नहीं, पर मैं तो वहां तक पहुंच गया। कितनी गति है इसकी। इस मन की गति को समझकर उस पर नियंत्रण करना है, उसको ठीक दिशा में लेना है। मन वह एक पावर है जो व्यक्ति को, जिसे कहें कि व्यक्ति का निर्माण भी कर सकती है, व्यक्ति को समाप्त भी कर सकती है। पर इस मन को हमारे यहाँ पर जब हम साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, यहाँ वर्तमान जो वो कहते हैं कि भारतीय साहित्य में मन कहाँ है, तो मैं संकेत करना चाहूँगा, गीता में मन का रेफरेंस आता है। मन शब्द का प्रयोग उपनिषद में भी आता है। योग सूत्र में मन को चित्त के रूप में बतलाया गया है। और गीता और उपनिषद, ये दो ग्रंथ प्रस्थान त्रयी, जिसको कि हमारे सारे वेद पुराण सबका निचोड़ 3 ग्रंथों में बतलाया गया है, वे है गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। गीता और उपनिषद में जब मन का वर्णन आता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबोध है मन। इस मन को कहीं कहीं पर हम चित्त के रूप में भी परिभाषित करते हैं, और इसको जिसे कहें कि अंतःकरण भी जान सकते हैं। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान मूलतः अंतःकरण का विषय है, बाह्यकरण का नहीं।
जबकि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान बाह्यकरण की बात करता है, आउटर वर्ल्ड की, विजिबल वर्ल्ड की। जो हम संसार देख रहे हैं, जो हम भोग रहे हैं, उसकी बात करता है। पर हमारे यहाँ तो चिंतन की धारा ने, चिंतन की क्षमता ने इस जीवन के आगे और इस जीवन के पहले के जीवन तक की भी कल्पना की है, और कल्पना ही नहीं की, उसको सत्य भी माना है। गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, यह हम सभी जानते हैं। पर जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म पुनः होगा, यह उतना ही ध्रुव है। तो यहाँ पर मन की अध्ययन, अंतःकरण का अध्ययन, चित्त का अध्ययन, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसी अंतःकरण के को एक आयाम के रूप में, इसी मन को एक आयाम के रूप में जिसे परिभाषित किया है हमारे शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने इसको बिल्कुल परिभाषित किया है अंतःकरण के रूप में। मनुष्य एक होता है, मनुष्य एक इकाई के रूप में जब हम कल्पना करते हैं तो उसके 3 बिंदु एक ट्रायंगल के रूप में देखें हम, तो एक तो माइंड, दूसरा होगा बॉडी, और तीसरा सोल, आत्मा। मस्तिष्क, शरीर और आत्मा, ये मस्तिष्क, शरीर और आत्मा जब तीनों मिलकर के बनते हैं तो बॉडी, मस्तिष्क और आत्मा मिलकर के एक तो ज्ञानात्मक, एक भावनात्मक और संवेदात्मक विकास की बात करते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदात्मक, साइकोमेट्रिक। और इसमें आवश्यक व्यवहारगत परिवर्तन हेतु जो हमारे पास हमारे शास्त्रों ने मार्ग दिखलाया है, वह मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है, जिसको 3 शब्दों में बतलाया गया है। हम सभी ने उसको कहीं न कहीं सुनने में आया हमारे पास। यह है श्रवण, सुनना, मनन, और तीसरा है निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, और यह हमारे डेवलपमेंट की डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इस श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण यानी सुनना, मनन उस पर चिंतन करना, निधिध्यासन उस पर विमर्श करते हुए पुनः पुनः चिंतन करना। श्रवण, मनन और निधिध्यासन के आधार पर जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो हमें अंतःकरण तक जाना पड़ेगा, और जब अंतःकरण तक जाएंगे तब मनोविज्ञान मनुष्य के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर पाएगा। जो अल्बर्ट आइंस्टीन की परिभाषा मैंने आपको बताई है, एजुकेशन इज व्हाट विच रिमेन्स व्हेन वन हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग ही हैज़ लर्नड इन द स्कूल्स। यानी हम हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, वो सब भूल जाएं, उसके बाद क्या बचता है? हम सभी अपने अपने परिवार में अपने अभिभावक और उनके अभिभावक और उनके अभिभावकों की कल्पना करें। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ईश्वर करे मैं गलत हूँ, तो हम में से कुछ के अभिभावक में से माता पिता दोनों अथवा कोई एक अपढ़ रहे होंगे। माता पिता दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं तो दादा दादी में रहे होंगे, ताऊ ताई में रहे होंगे, परदादा परदादी में रहे होंगे, ऐसा कुछ रहे होंगे। जब उन्होंने किसी विद्यालय के अंदर जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी कॉलेज में नहीं गए, कहीं यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री नहीं ली, कहीं एमएससी की एमए की डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं लिया, फिर भी जीवन संग्राम के कुशल योद्धा बन करके उन्होंने जीवन की सारी चुनौतियों को जीत कर हमारे लिए इस संसार को, जो कुछ भी संसार उन्हें मिला था उनके पूर्वजों से, उससे बेहतर करके दिया ना दिया, इस पर विचार करें। और वह शिक्षा उन्हें कहाँ से मिली? वह किसी स्कूल में नहीं मिली, वह शिक्षा परिवेश ने दी, परिवार ने दी, वह शिक्षा अनुभव ने दी, वह शिक्षा उनके मन ने दी।
उनके अंतःकरण ने दी। और उस शिक्षा के बारे में अध्ययन करना, सोचना, उसकी दिशा तय करना आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास सीखने के लिए तैयारी आवश्यक है। वी नीड टू बी रेडी फॉर लर्निंग। और रेडीनेस ऑफ लर्निंग, उसमें दो पक्ष आ जाते हैं। एक तो है सीखने के लिए तत्परता, सैद्धांतिक पक्ष है, और उसको कार्य रूप में परिणत करना, यह उसका व्यावहारिक पक्ष है। तो हमारे पास सैद्धांतिक पक्ष के रूप में मान लो हम कितने भी सुदृढ़ हो जाएं, चिंतन कर लें, मनन कर लें, हम कुछ सिद्धांतों को गढ़ भी लें भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर, तो क्या हमें इसके व्यावहारिक पक्ष को नहीं एड्रेस करना चाहिए? हम कैसे जो हम सोच रहे हैं उसको कैसे कार्य रूप में परिणत करेंगे? वो भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम शिक्षा की संरचना कैसे कर पाएंगे? यह भी एक सोचने का, चिंतन का विषय है। और उसके लिए हमारे पास जो कुछ रोड मैप अगर हम देखें तो उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ स्टेप्स आएंगी। तो उन स्टेप्स को मैं कुछ जो मेरे ध्यान में आती है मैं बोलता हूँ, उसको बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाना आवश्यक भी होगा, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इनको पूर्ण भी करना पड़ सकता है। जैसे चुनौतियाँ स्वीकार करने की तत्परता, हमारी शिक्षा हमें सिखाए, हमारा मन हमें उस बात के लिए प्रेरित करे, हम चुनौतियाँ स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, उसके लिए तत्पर रहें। सीखने की हर सीढ़ी पर नवाचार। विद्या भारती नवाचार पर बहुत आग्रह करती है। अलग अलग हमारे जिसे कहें कि विमर्श के सत्र होते हैं, वहाँ पर नवाचार के बारे में हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उन्होंने विशेष बल दिया है कि नवाचार पर ध्यान दें, नवाचार करें। वर्तमान के शैक्षिक वातावरण में उन्नयन, आज जो कुछ भी हमारा शैक्षिक वातावरण देख रहे हैं, क्या हम सेटिस्फाइड हैं इससे? यदि हम संतुष्ट हैं तो क्या ये सब करेंगे तो क्या होगा? नए सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन होगा। नए शिक्षा, भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हमें नए सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। आज हम जो कुछ भी हमें शिक्षा क्षेत्र में बताया गया कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, क्लास का रूम की साइज़ क्या होनी चाहिए, सब बताए गए, हमें कुछ अध्ययन करके निकाला गया है। हम उन्हें स्वीकार करते हैं, थोड़ा दाएं बाएं होते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊंचा नीचा करते हैं। पर जब हम भारतीय शिक्षा पद्धति को देखें तो एक पुस्तक है द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, द ब्यूटीफुल ट्री। आप देखना उसके ऊपर, उसका ऑथर नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सर आपको ध्यान है ब्यूटीफुल ट्री का? नहीं, वो ऑथर उसका है धर्मपाल, हाँ, धर्मपाल महोदय जी की। उसमें उन्होंने बताया कि भारत में अशिक्षा नाम की चीज़ ही नहीं थी। इतने स्कूल थे जिसकी कल्पना स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आज भी हम नहीं कर सकते। पर उन विद्यालयों का स्वरूप दूसरा था। शिक्षक थे तभी विद्यालय थे, और विद्यालय थे तो शिक्षक भी होंगे, विद्यार्थी भी होंगे। पर उनकी व्यवस्थाएं क्या थी? क्या कहीं रिटायरमेंट की एज थी? क्या कोई पेंशन की स्कीम थी? क्या कोई सैलरी का प्रोविज़न था? कैसे वो शिक्षक का जीवन चलता था? कैसे विद्यार्थी पढ़ते थे? और उस वक्त भारत सोने की चिड़िया था। मैकाले महोदय जब भारत के अंदर अध्ययन किया और उन्होंने चिट्ठी लिखी इंग्लैंड में, तो आप सब जानते हैं कि उनका वर्णन तो हमें अभिभूत कर देना वाला वर्णन है भारत की शिक्षा व्यवस्था का, भारत की सामाजिक व्यवस्था का। उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों
को ख़त्म करना, उन प्रयत्न के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत चिंतन मनन प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारी जड़ों तक जाकर के हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमारे शास्त्रों को खंगोलना पड़ेगा। और उसको अगर हम देखेंगे तो हमें जिसे कहें कि एक भविष्य की चुनौती है हमारी। हम अपने शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा व्यवस्था कैसे करें, तो उसमें 2 बिंदु मैं और लिखवाना चाहूँगा। पहला है आचरण और क्रियान्वयन के तरीके क्या होंगे हमारे, जो मैंने भी 3-4 बिंदु आपको निवेदन किए हैं। और दूसरा है जो मैंने अभी आपको विषय रखा था कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी चुनौतियां क्या है। एक बड़ी चुनौती यह है कि हम कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर वह परिवर्तन लाए जो हमारे देश को आगे ले जाए। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए गतिशीलता विकसित करना, सामना करने की क्षमता एक विषय है, और उसका लिए डायनेमिज्म यानी सदैव हमारी वो क्षमता बनी रहे और हम उसको उसके उन्नयन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें, गतिशील रहें। ये हमारे लिए कारणीय चीज़ें होंगी। अब सीधा सीधा प्रश्न उठता है कि जो वर्तमान का हमारा ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र है व्यक्ति। यह स्वकेंद्रित है। उस स्वकेंद्रित कैसे? हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही आप कर रहे हैं। अच्छा पढ़ना, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। ये एक है। ऐसी कई चीज़ें, फर्स्ट आना चाहिए तेरे को फर्स्ट आना चाहिए। क्यों? अच्छा अफसर बनेगा, अच्छी नौकरी लेगी, अच्छा व्यवसाय करेगा, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे संसाधन होंगे तेरे पास। किसके लिए? वो सारा किसके लिए? तेरे लिए, तेरा जीवन अच्छा हो। यानी वो स्व केंद्रित जीवन जीने की व्यवस्था है सारी। उस स्व केंद्रित जीवन जीने के अंदर क्या, हम स्वयं की भौतिक आवश्यकताओं, स्वयं के विकास, स्वयं की इच्छाओं, स्वयं की ऐषणाओं की पूर्ति के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ये स्व केंद्रित है, तो क्या हम इस शिक्षा व्यवस्था को स्व को विस्तार करने की बात कर सकते हैं क्या? जो विवेकानंद ने कहा कि अपने स्व का विस्तार करें। अपने स्व का विस्तार कैसे होगा? अब स्व का विस्तार कैसे होगा? एक मां से पूछो, भूख तो उसको भी लगती है, पर वो अपने पुत्र को पहले खाना खिलाती है, बेटी को पहले खाना खिलाती है, अपने पतिदेव को पहले खाना खिलाती है, फिर उसको लगता है कि बच्चा का तो मैं खा लूँगी। उसके स्व का विस्तार हुआ, अपन से उसको लगा कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरे घर वाले, इनका हम करें। ये उनके स्व का विस्तार है। ये स्व का विस्तार की सीमा क्या हो? इस विस्तार की सीमा जो अपने यहाँ स्व केंद्रित चीज़ है, वो अब स्व केंद्रित नहीं रही। उस स्व केंद्रित के अंदर सेंटर पे व्यक्ति खुद है, एक सर्कल बन जाता है। उसी सेंटर होते दूसरा बड़ा सर्कल बनता है, मेरा परिवार। पहले तो मैं खुद, मेरा परिवार, मेरा वृहद परिवार, और ये सेंटर के ऊपर सेंटर, सर्कल के ऊपर सर्कल बनते जाएं। एक मॉडल ये है। दूसरा स्प्रिंग देखिए आपने कभी, सेंटर पे होता है, फिर एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ स्पिरल, वर्तुलाकार जो बढ़ता जाता है, उसमें एक का दूसरे से कनेक्शन होता है। जो लास्ट पॉइंट है उसका संबंध किससे है? मूल बिंदु जहां से प्रारंभ हो रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करे जहां पर कि ये सर्कुलर डेवलपमेंट नहीं हो, वृत्ताकार नहीं हो, वह स्प्रिंग वर्तुलाकार हो। जो स्प्रिंग का सिस्टम है, उस स्प्रिंग के सिस्टम के आधार पर वह पूरे यानी यूनिवर्स को अपने साथ समझे। हमारे यहाँ क्या कहा गया है?
विश्व भवेत्यकम नीड़म, सारा संसार एक नीड़, एक घोंसला बने, एक परिवार बने। कृण्वन्तो विश्वार्यम, हम सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। हम अहम से वयम तक की यात्रा कर सकते हैं क्या? शिक्षा व्यवस्था वो सिखाए जो भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान ये बतलाता है। हमारी यात्रा अहम से वयम तक हो। आप सबने एक आख्यान पढ़ा होगा, देवता, दानव और मानव सभी एक साथ बैठे। सभी एक साथ बैठे तो हमें क्या करना चाहिए? तीनों के तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी, उन्होंने एक शब्द बोला, उन्होंने एक शब्द बोला, द। तीनों द शब्द लेके चले गए, अपने अपने समूह में बैठे। अब हमें क्या करना चाहिए? एक ने कहा हमें दान देना चाहिए, एक ने कहा हमें दमन करना चाहिए, एक ने कहा हमें दया करनी चाहिए। ये देवता, दानव और मानव के अलग अलग हो गए। तो हमारे पास भी जब हमें कोई सूत्र मिलता है तो उस सूत्र का हम उस द के तीनों के अर्थ ही निकलने चाहिए। देकर देना सीखें, देकर भूलना सीखें और भूलना सीखने के बाद में देते रहना सीखें। इस द के तीन अर्थ ही निकले हैं हमारे। देना सीखें, देकर भूलना सीखें और भूल करके भी देते रहना सीखें। यह द का अर्थ निकलना चाहिए। जब उन तीनों ग्रुप ने यह अर्थ निकाला होता तो आज संसार की स्थिति अलग होती। भारतीय चिंतन ये कहता है, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था ये बतलाती है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार दें। हमारे यहाँ बहुत सीधा सीधा कहा गया है, विद्या अमृत तुल्य है, विद्या अमृतमुष्यते, विद्या अमृत तुल्य है। और ये अमृत तुल्य विद्या ही हमारे अवचेतन को चेतन की ओर ले जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में कॉन्शियसनेस लाती है। और वो कॉन्शियसनेस जब आएगी तो हम निश्चित रूप से हमें क्या करना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में हमें पता लगेगा। और जब जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में पता लगाए तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचे, अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। एको अथम द्वितीयो नास्ति, सारा संसार एक है, दूसरा कोई नहीं है, हम सब एक हैं। ये हमारी शिक्षा सिखाए और यह शिक्षा सिखाएगी तो घर में भी यही शिक्षा होगी, विद्यालयों में भी यही शिक्षा होगी, हमारे शिक्षा शास्त्र में भी यही शिक्षा होगी, विद्यालयों में, परिवेश में, परिवार में, समाज में ये होगी। तब हम निश्चित रूप से उस दिशा में जा पाएंगे जहाँ पर हमारा मन चेतन की ओर बढ़ेगा, हमारी अंतःकरण जागृत होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण व्याधि रहित होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। और इसके लिए सामान्य जीवन जीने में क्या आवश्यकता है और विद्या भारती उसका कैसे ध्यान रख रही है, ये भी हमें ध्यान स्मरण होना चाहिए। 4 चीज़ें बहुत आवश्यक है उसके लिए। प्रार्थना, हम प्रार्थना करके आज के अपन ने काम शुरू किया है। प्रार्थना में हम प्रार्थना क्या करते हैं, हमारी किसी भी प्रार्थना के शब्दों को देखें, उसके भावों को देखें, वह हमारे स्वयं का विस्तार सिखाती है। हमारा विस्तार हो, हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए, और जब हम और सोचना शुरू करते, देश ही नहीं मानवता के लिए, उस पूरे ब्रह्मांड के लिए हम सोचते हैं। फिर ध्यान, प्रार्थना के साथ ध्यान।
और खेल, क्यों शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, व्यायाम, ये चारों के चारों कंपोनेंट हमारे यहाँ पर विद्या भारती के विद्यालयों में हम अपने बालकों को सिखाते हैं, बालकों को एनकलकेट करते हैं। और इनके एनकलकेशन से, ये तो प्रारंभिक स्थिति है, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मनोविज्ञान को यदि हम देखेंगे तो ये जैसे कहें शिशु वाटिका के अंदर प्रवेश करवाने के लिए वसंत पंचमी में जो हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उस तरह की गतिविधि है जिसमें कि ध्यान, प्रार्थना, ये बच्चों के अंदर हम प्रारंभ से दे सकें, खेल दे सकें, व्यायाम दे सकें। और उससे क्या होगा? निर्मल मन होगा, स्वस्थ तन होगा। निर्मल मन और स्वस्थ तन के साथ क्या होगा? विद्यालय में क्या मिलता है? विद्याधन होगा। निर्मल मन, स्वस्थ तन और विद्याधन, ये चीज़ें यदि हमने बालकों में शिशु वाटिका के स्तर पर, ये शिशु वाटिका का स्तर है, बालकों के मन का निर्माण यदि हमने शिशु वाटिका के स्तर पर कर दिया तो वह व्यक्ति जीवन भर निर्मल रहेगा। निश्चित रूप से इसमें घर का प्रभाव पड़ता है, घर की योजना, जिसे कहें कि भूमिका है, परिवार की भूमिका है, समाज की भूमिका है। पर एक आचार्य होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, हम अपने विद्यार्थियों के प्रति हमारी भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन अच्छी तरह से करें। और हम केवल आचार्य ही नहीं हैं अथवा दीदी ही नहीं है विद्यालय में, परिवार के सदस्य भी हैं, तो परिवार में भी हमारी भूमिका उसी तरह की हो। समाज में भी हम समाज के घटक हैं, तो हमारी भूमिका वहाँ पर भी वैसे ही हो। और उस भूमिका का प्रभाव क्या होता है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आती है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड में हमारे यहाँ तो सीधा कहा गया, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतना उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा, ये दूसरे का है, ये छोटे विचार वाले, छोटे मन वाले व्यक्ति का सोच है, जिसे कहे कि मन विशाल है, उसके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है। तो वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट कैसे हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे? तो वह जो मैंने आपको थोड़ा संकेत दिया, स्पिरिल डेवलपमेंट, केंद्र से जुड़ा रहना, स्वयं से जुड़ा रह करके हम पूरे विश्व की कल्पना की बात करें, तो वो हमारा आचार, व्यवहार, प्रभाव सब उस हिसाब से नियंत्रित होता जाता है। जो सर्कुलर डेवलपमेंट की बात है, उसको हमें डाइल्यूट करना है। हमारे यहाँ पर पंच महाभूतों की बात की है। पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और क्या है? ब्रह्मांड। नहीं, आकाश आ गया ना ब्रह्मांड में, तो वायु, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों को ध्यान में रखते हुए हमें वनस्पति जगत, प्राणी जगत, इन सब के साथ हमारा संबंध रहना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल बाह्य जगत के साथ हमारा संबंध रखती है। उस पूरे पंच महाभूत के साथ संबंध रखने का जो हमारा विचार है, वह विचार अंतःकरण का विकास करवाता है। हमारे अंतःकरण का विकास जब होगा तब हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों को हम मैनेज कर पाएंगे। मन के बारे में तो बहुत कहा गया, मैंने अभी चर्चा में कहा ही है। मन द्वंदात्मक है, मन में कई तरह की बात आती है। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी आता है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आता है। ये द्वंदात्मक रहेगा मन, पर उस द्वंदात्मक चंचल मन को ठीक दिशा पे लेने के लिए हमारी बुद्धि का विकास भी उस तरह से होना चाहिए। और अहंकार जो है हमारा, जो मैंने आई की बात कही, हम
स्व केंद्रित है, वह स्व केंद्रित न होंगे तो हमारा अहंकार निश्चित रूप से अहंकार का दमन होगा और वह स्वाभिमान में परिवर्तित होगा। स्वाभिमान तो हमारा होना चाहिए पर अहंकार नहीं होना चाहिए। और जब इन सब का हम नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, इसमें विकार न हो, इसका उन्नयन होता रहे, तो ये हमारा चित्त का विकास होगा। हमारा चित्त अच्छी चीज़ों में लगे, अच्छे व्यवहार में लगे, अच्छे संगत में लगे, अच्छे विचार को हम ग्रहण करें, अच्छे विचार प्रदान करें। यह हमारा चित्त है। वह चित्त कुल मिलाकर के जिसे कहें कि जो ईश्वर भगवान, हम भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, अथवा हम वैसे ध्यान करते हैं, वह सारा का सारा चित्त के शोधन का काम है। और चित्त का शोधन हमारा चलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम उस दिशा की ओर प्रेरित होंगे जिसका अभी आज प्रार्थना सभा के अंदर शांति मंत्र का पाठ किया अपन ने, ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ओम शांति। क्या है ये, क्यों करते हैं? हम रूटीनली कर रहे हैं, कभी हम सोचते हैं कि क्यों करते हैं? इस पे सोचें, इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति होकर के जब मैं सोचता हूँ हु एम आई, हम सब ने पढ़ा है कि एक विशाल समुद्र के अंदर की एक बूंद के रूप में भी हम नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, सोचते हैं हम सभी। तो हम ये शांति पाठ क्यों करते हैं? हो क्षमामयी धरा में विस्तृत अंबर भी रहे शांत, क्यों करते हैं ये सब? ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष भू शांति पृथ्वी शांति, क्यों उनको शांत रखने की बात करते हैं? क्योंकि हमारा अपना विस्तार होता है उससे। इस शांति मंत्र का अर्थ यदि हम ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का पाठ करें तो हमारा विकास होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा चित्त अच्छा होगा। पर हमारी जो वर्तमान मनोविज्ञान है, वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान है, वो इन दिशाओं की ओर हमें सोचने के लिए भी प्रेरित नहीं करता है। इसलिए भारतीय मनोविज्ञान की बात की जा रही है। भारतीय मनोविज्ञान एक बात और कहता है, हमारे यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था के अंदर उपनिषद का वर्णन आता है। और उपनिषद का अर्थ क्या है? पास बैठ करके सीखना, पास बैठ कर वार्ता करना। लेक्चर मेथड नहीं है वहाँ निश्चित रूप से जैसे कहें कि ऑडियल टीचिंग नहीं है, ऑनलाइन टीचिंग नहीं है। वहाँ गुरु के पास बैठ करके आप प्रश्न करेंगे, वो आपको उत्तर देगा, वो आपको समझाएगा, आप पुनः प्रश्न करेंगे। और सारा उपनिषद जिसने ही पढ़ा है, देखा है, सुना है, उसमें सब प्रश्नोत्तर ही हैं। और उन प्रश्नोत्तर से एक बात ध्यान में आती है कि अध्यापक और विद्यार्थी, अध्ययन और अध्यापन, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। और जब एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की बात हमारे शिक्षण व्यवस्था में भी है, तो वह एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना हमारे व्यवहार में आता है, अंतःकरण में आता है, हमारे चित्त में आता है, और वह हमारे जीवन में आता है। और इसी से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय मनीषा शिक्षा को अंतःकरण का विषय मानती है। और अंतःकरण का विषय होने पर ये शिक्षा, इस पूरे जगत को हम देखें दो भागों में, एक तो है सूक्ष्म जगत, एक है स्थूल जगत। ये स्थूल जगत का विषय नहीं शिक्षा, सूक्ष्म जगत का विषय है। और सूक्ष्म जगत का विषय होने पर हम शिक्षा के मामले में एक बात हम सब ने सुनी है, इस संसार में कौन व्यक्ति हारने पर प्रसन्न होता है? पता है? पिता। धन्यवाद। और बताएं। शिक्षक। दो बताए हैं, दोनों ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं। एक पिता अपने पुत्र से हारने पर प्रसन्न होता है,
एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से हारने को पसंद करते हैं। और इसका अर्थ क्या है? हाँ, कह रहे हैं कोई? दीदी कुछ कहना चाह रही थी। दीदी कुछ कह रही थी क्या? बता दिया, कोई बात नहीं, हमने मान लिया, आपने भी बताया। तो ये पिता और शिक्षक ये हारने पर प्रसन्न क्यों होते हैं? बताएं, दीदी को बता। क्यों बढ़े? नहीं, बढ़े ये बात सही है, पर क्यों बढ़े? बेटा, क्योंकि मेरे पास था जो मैंने दिया, ये उसका सवाया दूसरों को देगा, आने वाली पीढ़ी को। ये एक्सपेंशन है, सवाया करके देना। ये हमारी परंपरा भी है, हमारी सामाजिक परंपराओं में भी है कि सवाया करके देना है ना, अपन देते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एक दूसरे को मदद करने के क्षेत्र में, यह सवाया करके देने की यह जो परंपरा हमारी शिक्षा देती है, हमारी संस्कृति देती है, हमारी जैसे कि भारतीय मनीषा देती है, इस सवाया करके देने को हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, भारतीय शिक्षा अनुसंधान का, भारतीय शिक्षा शास्त्र का विषय बनना चाहिए। विद्यार्थी आचार्यनिष्ठ बने। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अभी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। विद्यार्थी अपने शिक्षक के प्रति अनुग्रहित अनुभव नहीं करता, उसको अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसकी क्षमता आचार्य में भी होनी चाहिए कि वह विश्वास अर्जित कर सके, तो विद्यार्थी में भी उसके प्रति पूरी भक्ति और क्षमता होनी चाहिए। एक शिशुओं में, छोटे बच्चों में, और विशेषकर प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के अंदर तो यह क्षमता प्राय देखी जाती है। जब विद्यालय में शिक्षक कुछ बताता है और घर में उसके बड़े भाई, चाचा, पिता, माता कुछ अलग से बताते कि नहीं, हमारे टीचर ने तो ये बताया, हमारी दीदी ने ये बताया, गुरुजी ने ये बताया है, आप गलत कह रहे हैं, यह शिक्षक के प्रति श्रद्धा है, पर आगे नहीं रहती है। यह भी एक विचार का विषय है। और हमारे भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर यह एक किस प्रकार से इसको इनकलकेट करें, किस प्रकार से इसको निरूपित करें कि हमारा विद्यार्थी किसी भी स्तर का हो, वो अपने आचार्य के प्रति श्रद्धावान रहे। और अपने यहाँ कहा भी गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान मिलता है। हमारा समय भी होने आ रहा है, हम कल्याण मंत्र करते हैं। क्या है वो? अरे करना नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका अर्थ हमें पता है, इसका अर्थ भी हमें स्मरण रहना चाहिए। कल्याण मंत्र का अर्थ स्मरण रखते हुए यदि हमने अपने शिक्षा व्यवस्था की ओर थोड़ा ध्यान दिया, तो यह कल्याण मंत्र का अर्थ अपने विद्यार्थियों को भी हम संप्रेषित करें। उस संप्रेषण के साथ में उनका विकास होगा, वह अंतःकरण का विकास होगा, वह उनका संपूर्ण विकास होगा। वह खुद के लिए नहीं, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी रोगी न हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब में अच्छा देखें, सब लोग अच्छा देखें, संसार में कोई दुखी प्राणी न हो।
ये इस प्रकार का भाव यदि भारतीय शिक्षा विज्ञान ही सिखला सकता है इसको, भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान ही सिखला सकता है इसको, भारतीय शिक्षा की उद्देश्य ही सिखला सकता है इसको। और एक और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, हम सभी साथ रहें, साथ करें, साथ काम करें, साथ डेवलप करें। ये भी एक मंत्र अपन बोलते आ रहे हैं कई बार, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस माँ विद्विषावहै क्या अर्थ है इसका, इसको ध्यान रखें। यदि हमने इसको ध्यान में रख करके हम सब एक साथ, सबके साथ काम करें, सामूहिकता का मंत्र है, हम समूह में रहें और सामूहिक रूप से सोचें भी। हमारा कोई इंडिपेंडेंट सोच है तो वह व्यक्तिगत सोच समूह के अंदर चर्चा में आना चाहिए, जिससे कि अगर अच्छा है तो समूह स्वीकार करें और बुरा है तो हम अपने को ठीक करें। विमर्श में आना चाहिए, चिंतन में आना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर उपनिषद हुआ करते थे, इसीलिए हमारे यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि जैसे कि वैशंपायन ऋषि या दंडकारण्य के अंदर बैठ करके सारे ऋषि मिलकर के कॉन्फ्रेंसेस करते थे, ऋष्यार्चन करते थे। आजकल कॉन्फ्रेंसेस होती है, वो कॉन्फ्रेंसेस उस वक्त भी होती थी, जिसको ऋष्यार्चन कहते थे। सारे इकट्ठे होते थे, विमर्श करते, अलग अलग विचारों पर विमर्श होता, निचोड़ निकलता। वह शिक्षा व्यवस्था थी हमारी। तो उस शिक्षा व्यवस्था को हमारा भारतीय मनोविज्ञान यदि हम सामने रख करके उस शिक्षा के चिंतन को आगे ले जाएंगे, तो भारतीय मनोविज्ञान कभी भी इस सृष्टि का बुरा नहीं चाहेगा। आज अर्थ इज इन डेंजर, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आकाश डेंजर में है, सूरज की किरणें हमारे परत को भेद रही है, ओजोन लेवल को भेद रही है। ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर हमें चिंतन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन पद्धति ऐसी हो जाएगी जो हमारी शिक्षा को प्रेरित करेगी कि यह पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, मानवता सुरक्षित रहेगी, सब में स्नेह रहेगा, सौहार्द रहेगा और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय आज का पूरा हुआ। वैसे विषय बहुत लंबा है, विषय बहुत गहन है, और मैं यानी पुनः वही बोलूँ, जिनसे डर लगता गंगा राम जी यानी गंगा विष्णु जी, उन्होंने मुझे विषय दिया, मुझे सोचने का, चिंतन करने का थोड़ा अवसर मिला। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शब्द रूपी संजीवनियों से भाई साहब ने हमको मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बौद्धिक विषय के लिए 1 मिनट का ध्यान करेंगे। स्वस्थ बौद्धिक विषय प्रश्नोत्तरी के लिए मैं श्री लक्ष्मण जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। बाद में सामने ये प्रश्नोत्तरी जब होती है तो कुछ बंधु डायरी खोलकर पहले से तैयार हो जाते हैं। तो एक बार डायरी को बंद कर दें कि आपने ध्यान से सुना कि नहीं सुना। पहला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान कौन से कर्ण का विषय है? पीछे एक गुरुजी सहयोग करें थोड़ा, जगदीश जी।
अंतःकरण, आपका उत्तर सही है। आपके लिए बड़ी ताली करो। 1 2 3, 1 2 3। विद्या अमृत तुल्य है। यह विद्या ही मन को किस दिशा से किस ओर ले जाती है, किस से किस ओर ले जाती है। विद्या अमृत तुल्य है। यह विद्या ही मन को किस प्रकार के मन से किस प्रकार के मन की ओर ले जाती है। दीदियों में से ये जो आगे हाथ उठाया है, पीछे दीदी के पीछे वाले दीदी, अवचेतन से चेतन की ओर, यानी विद्या अमृत तुल्य है। यही विद्या मन को अवचेतन को चेतन मन की ओर ले जाती है। आपका उत्तर सही है। बड़ी ताली करो। मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? मनोविज्ञान का केंद्र क्या बताया है? जल्दी पूछिए। व्यक्ति, आपका उत्तर सही है। अरे आप तो जोर से बोलेगा ना, उसी को माना जाएगा। आपके लिए भी बड़ी ताली करो। 1 2 3, 1 2 3। विद्या भारती के विद्यालयों में स्व के विस्तार की दृष्टि से 4 कार्य होते हैं, वो उसका उल्लेख किया। वो 4 कार्य कौन कौन से हैं? आपका उत्तर सही है। आपके लिए भी बड़ी ताली करो। 1 2 3, 1 2 3। एक प्रश्न और है। शंकराचार्य जी ने मन को किस रूप में परिभाषित किया है? जो पहले बता दिया वो नहीं है यहाँ। नहीं, पीछे पीछे पूछिए। आयाम के रूप में। उत्तर आपका सही है। मन को शंकराचार्य जी ने आयाम के रूप में परिभाषित किया है। आप सब ने ध्यान से सुना, आगे भी सुनेंगे। धन्यवाद। अच्छा, कल, हाँ, कल जो वहाँ पर प्रश्नोत्तरी हुई थी, वो प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं मिले थे। वो 5 बंधु सामने आ जाएगी। 4 थे, चारों सामने। चार ही थे, 4 ही प्रश्न थे। हाँ, उत्तर आया नहीं था उसका। राष्ट्रगान के पश्चात जयपुर प्रांत के सभी प्रशिक्षणार्थी यहाँ रुकेंगे। सावधान।